नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के संविधान को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। सुनने में किसी पहाड़ जैसा लगता है ना, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे रटने नहीं वाले हैं। इसके बजाय हम इसके भीतर छिपे उस शानदार गणितीय और तार्किक ढांचे को उजागर करेंगे, जिससे ये पूरा का पूरा संविधान एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले नागरिक और उनके अधिकार, फिर केंद्र राज्य के बीच वो 89 का जादू, उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका, फिर पंचायत, चुनाव और आपातकाल, और आखिर में हम देखेंगे इसकी संशोधन प्रक्रिया। अब देखिए, मूल रूप से हमारे संविधान में पूरे 395 अनुच्छेद हैं। इतनी बड़ी संख्या देखकर किसी को भी पसीना आ सकता है कि भाई इन्हें याद कैसे रखा जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम रटेंगे नहीं, हम इसके पीछे के उस दिलचस्प पैटर्न को समझेंगे जो इसे आसान बनाता है। तो हमारा पहला भाग है, पहला, नागरिक और उनके अधिकार। ये हमारे देश की दार्शनिक नींव है। हमारे मौलिक अधिकारों को बहुत ही सोच समझकर और एक शानदार समरूपता के साथ बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको समानता का अधिकार मिलता है, फिर 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात होती है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है, और 29-30 आपकी संस्कृति और शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। एकदम साफ और स्पष्ट वर्गीकरण है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, और सच कहूं तो ये सबसे अहम है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो यही वो इकलौता अनुच्छेद है जो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। मतलब अगर ये ना हो तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे। वक्त के साथ हमारे अधिकारों और जिम्मेदारियों में भी बदलाव आए हैं। जैसे 44वें संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके अलावा राज्य के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व भी तय किए गए हैं, जो नैतिक मार्गदर्शन तो देते हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता। और हाँ, बाद में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। ये सब मिलकर अधिकारों और कर्तव्यों का एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन तैयार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर। 2, केंद्र राज्य प्लस 89 का जादू। यहीं से असली गणितीय खेल शुरू होता है। केंद्र सरकार के ढांचे को समझने के लिए चलिए सीधे राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेदों पर चलते हैं। इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। पा, का, नीको, का, दू, योदा, क्षमा। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये अनुच्छेद 52 से 61 तक बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, पा से हुआ पद जो 52 में है, का से कार्यपालिका का प्रधान 53 में, नी से निर्वाचन 54 में, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम मां यानी महाभियोग या इम्पीचमेंट तक पहुंच जाते हैं, जो अनुच्छेद 61 में है। बस इस एक लाइन से राष्ट्रपति की पूरी संवैधानिक यात्रा डिकोड हो जाती है। और अब जरा ये असली जादू देखिए। अगर आप केंद्र के कई अनुच्छेदों में बस 89 जोड़ दें तो आपको सीधे राज्यों के अनुच्छेद मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। इसमें 89 जोड़िए, क्या मिला? 161। और यही राज्य के राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। बिल्कुल इसी तरह प्रधानमंत्री के अनुच्छेद 74 में 89 जोड़ने पर मुख्यमंत्री का अनुच्छेद 163 आ जाता है, और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के 76 से महाधिवक्ता का 165 मिल जाता है। ना कमाल का फॉर्मूला? संविधान निर्माताओं की ये सुसंगत सोच वाकई हैरान करती। वैसे ये ट्रिक्स सिर्फ जोड़ने तक सीमित नहीं है। संसद को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान शब्द है, सरला। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81। इसके बाद अंकों के फेरबदल का एक और शानदार उदाहरण देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। अब बस इन अंकों को थोड़ा सा पलट दीजिए, 2 को आगे ले आइए, तो ये बन गया 213, जो कि ठीक राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है। एकदम बेहतरीन कनेक्शन है। अब आते हैं तीसरे भाग पर। 3, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हमारे कानून और शासन की मुख्य रूपरेखा है। अभी हमने अध्यादेश में जो अंकों का खेल देखा ना, वो न्यायपालिका में भी बिल्कुल फिट बैठता है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। अब अगर हम यहाँ 1 और 2 की जगह आपस में बदल दें तो हमें मिलता है 214, और ये राज्यों के लिए हाईकोर्ट के गठन का प्रावधान है। मतलब सिर्फ एक नंबर इधर उधर करने से हम सीधे सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बहुत ही ताकतवर अवधारणा अनुच्छेद 129 में दी गई है। इसे अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ हर फैसला पूरे देश की निचली अदालतों के लिए एक बाध्यकारी नियम बन जाता है, एक तरह से कानून बन जाता है। और हाँ, अगर कोई इन फैसलों की जानबूझकर अवहेलना करता है तो अदालत उसे अवमानना यानी कंटेम्प्ट के लिए सजा भी दे सकती है। चलिए अब एक बार फिर राज्यों की तरफ चलते हैं। जिस तरह हमने राष्ट्रपति के लिए वो ट्रिक देखी थी, बिल्कुल वैसे ही राज्य की कार्यपालिका को समझने के लिए भी एक सटीक फॉर्मूला है, रा, का, नी, का, य, स। इसे अनुच्छेद 153 से 159 तक मैप कीजिए। रा से राज्यपाल का पद, का से कार्यपालिका शक्ति और इसी तरह आगे बढ़ते हुए स से सेवा की शर्तें और अंत में शपथ। इस छोटे से मंत्र से राज्यपाल की पूरी भूमिका पल भर में डिकोड हो जाती है। हमारा चौथा भाग है 4 पंचायत, चुनाव और आपातकाल। इसमें हम जमीनी स्तर के लोकतंत्र और राष्ट्रीय संकट के समय की व्यवस्थाओं को समझेंगे। लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, है ना? इसीलिए 1993 में 2 बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन किए गए। 73वें संशोधन ने ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई और बिल्कुल उसी तर्ज पर 74वें संशोधन ने शहरों में नगर पालिकाएं स्थापित की। एक तरह से इसने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और फैसले लेने की ताकत सीधे गांव और शहरों के लोगों के हाथों में सौंप दी। अब सवाल उठता है कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में हमारे प्रतिनिधि चुने कैसे जाएंगे? इसके लिए अनुच्छेद 324 एक पूरी तरह से स्वतंत्र निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना करता है। वहीं अनुच्छेद 326 हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, बिना किसी भेदभाव के। यही वो एक व्यक्ति एक वोट का महान सिद्धांत है जो हम सभी को लोकतंत्र में बराबर का साझेदार बनाता है। लेकिन जरा सोचिए, जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो क्या होगा? इस स्थिति से निपटने के लिए संविधान में आपातकालीन या इमरजेंसी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 युद्ध या बाहरी खतरे के समय राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। अनुच्छेद 356 तब इस्तेमाल होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जिसे हम राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और आखिर में अनुच्छेद 360 गंभीर आर्थिक संकट के लिए वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। इन्हें आप देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए सेफ्टी वाल्व की तरह देख सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर। 5 संशोधन प्रक्रिया, यानी हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज कैसे बना रहता है। अनुच्छेद 368 वो बेहद अहम टूल है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की औपचारिक शक्ति देता है। यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़े और राष्ट्र की जरूरतें बदलें, हमारा संविधान भी उसी के अनुरूप समय के साथ खुद को अपडेट कर सके। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या संसद इस शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान में कुछ भी बदल सकती है? बिल्कुल नहीं। और यही एंट्री होती है मूल संरचना के सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि संसद के पास संशोधन की शक्ति तो है, लेकिन वो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी संविधान की जो मूल आत्मा है, उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे विचार पर आके रुकते हैं। क्या न्यायपालिका द्वारा तय किया गया ये मूल संरचना का सिद्धांत असल में लोकतंत्र को बचाने के लिए एक जरूरी ढाल है, या फिर जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, ये जनता द्वारा चुनी गई संसद के अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।